हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे एसजीबी के लेक्चर में हम यूनिट 3 प्रोटेक्टिव रिलेज में स्टैटिक रिलेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टैटिक रिलेज क्या रहता है? तो जो स्टैटिक रिले जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, लाइक डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स हैं, इन सब का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट रहते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक की वो ऑब्टेन की जाती है, जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक रिलीज, यानी कि इन विच electronic devices are used to get characteristic। अब ये जो रिले रहता है उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स का यूज़ किया जाता नहीं है। Now the advantages of electrical advantages and disadvantages of static release। So जो static release है उसका जो एडवांटेजेस है उसमें फर्स्ट वन है क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि जब भी फॉल्ट होता है तो उस स्टैटिक रिले जो रहता है उसका जो रिस्पॉन्स है वो तुरंत रहता है। सेकंड वन है लॉन्ग लाइफ, यहाँ पे जो स्टैटिक रिलेज है उसमें कोई भी मूविंग पार्ट रहते नहीं हैं और इसकी वजह से उसकी जो लाइफ रहती है वो ज़्यादा रहते हैं। थर्ड वन है फ्री फ्रॉम शॉक्स एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे जो शॉक्स रहते हैं, जो वाइब्रेशन रहता है, उसके स्टैटिक रिलेज पे कोई भी इफ़ेक्ट होता नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज रहते हैं वो क्या होता है कि जो वाइब्रेशन लगते हैं, शॉक्स रहता है, तो उसमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो बहुत डेलिकेट यूज़ होते हैं, कॉइल्स और वो सब। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज रहते हैं उसके ऊपर शॉक्स और जो वाइब्रेशन रहता है उसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं। और जो स्टैटिक रिलेज रहते हैं उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स है, आईसीज है, तो इसकी वजह से शॉक से वाइब्रेशन का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट रहता नहीं है। नेक्स्ट वन है क्विक रीसेट, यानी कि रिले है वो जल्दी तुरंत ही रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट वन है एब्सेंस ऑफ ओवरशूट, तो यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो इसकी वजह से कोई भी इनर्शिया भी इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, तो इसकी वजह से ओवरशूट में डिफ़िकल्टी आती नहीं है। नेक्स्ट वन है रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट का हम यूज़ करते नहीं हैं और इसकी वजह से कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। इसके अलावा भी जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर कोई भी वेयर लॉस नहीं होगा, टियर नहीं लगेगा, तो इन सब की वजह से जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट वन है रिड्यूस्ड वेयर एंड टियर। रिड्यूस्ड वेयर एंड टियर यानी कि मूविंग पार्ट नहीं है और इसकी वजह से जो वेयर लॉस है, टियर है, वो हो पाता नहीं है, कम लगेगा। नेक्स्ट वन है रिड्यूस्ड बर्डन, तो जो स्टैटिक रिलीज जो रहता है उसके अंदर जो मेजरिंग सर्किट रहती है उसके अंदर जो एनर्जी है ऑपरेट होने के लिए वो बहुत कम लगती है
और इसकी वजह से जो इक्विपमेंट रहता है वो कॉम्पैक्ट साइज़ का हो जाता है। यहाँ पे सीटी के सैचुरेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता और जो वोल्टेज है वो भी हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कि जो भी मेजरिंग सर्किट है उसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि डायोड्स और ट्रांजिस्टर का हम यूज़ करते हैं और जो सीटी होती है वो लीनियर पोर्शन में ही ऑपरेट होती है। तो इन सब की वजह से जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन है हाई सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे जो सिग्नल हमें मिलता है उसको एम्पलीफाई की हेल्प से एम्पलीफाई किया जाता है और इसकी वजह से उसकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो सीटी और पीटी जो यूज़ की जाती है उसकी जो साइज़ होती है वो बहुत कम रखी जाती है। नेक्स्ट वन है प्रिसाइज कैरेक्टरिस्टिक। स्मॉल साइज, डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस है जिसके अंदर जो हार्मोनिक्स है, जो करंट वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं उसको फिल्टर करना, डिफ्रेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, ये सब जो दूसरे जो फंक्शंस है वो भी स्टैटिक रिले की हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है रिमोट मॉनिटरिंग, यानी कि जो बैकअप प्रोटेक्शन जो यूज़ होता है और जो कैरियर करंट लाइन होती है, पावर लाइन, उसके अंदर भी मॉनिटरिंग के लिए स्टैटिक रिले का यूज़ हो सकता है। एंड लास्ट वन है लॉजिकल डिसीजंस। तो स्टैटिक रिलेस होता है उसके अंदर लॉजिक सर्किट्स का भी यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से कुछ जो लॉजिकल डिसीजंस होते हैं वो भी स्टैटिक रिले की हेल्प से लिए जा सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक रिलेस। नाउ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिक रिले। तब स्टैटिक रिलेस है उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस देखने जाएं तो उसका फर्स्ट होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, उसकी वजह से उसका जो रीडिंग है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। और ये इफ़ेक्ट ना हो, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी यूज़ किए गए हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर की जो इफ़ेक्ट होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड वन है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज स्पाइक। एंड हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। हमने देखा कि टेम्परेचर की इफ़ेक्ट होती है वो स्टैटिक रिले पे ज़्यादा रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ किया जाते हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से चेंज हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। तो इसकी वजह से रिले का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा भी
जो वोल्टेज स्पाइक्स रहते हैं उसकी वजह से भी रिले का मल ऑपरेशन, यानी कि अगर उसको ऑपरेट नहीं होना होता तो भी वो ऑपरेट हो सकता है, यानी कि उसको जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए रखा गया है ऑपरेट होने के लिए, इसके अलावा भी वो ऑपरेट हो सकता है. सो दिस आर द इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज स्पाइक्स ऑन द स्टैटिक रिलीज. नाउ नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक रिले, जिसमें है डिक्रीज इन रिलायबिलिटी. तो यहाँ पे बहुत सारे डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज है, उसका यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से जो कनेक्शन होते हैं वो बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, तो इसकी वजह से उसकी जो रिलायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. और ये जो डिफ़िकल्टी है जिसको हमें ओवरकम करना है, तो इसके लिए जो हाई रिलायबिलिटी कंपोनेंट्स है उसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन है नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लाइव टेस्ट डेटा ऑफ रिले. तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट कंटिन्यूस होते रहते हैं और इसकी वजह से जो डिज़ाइन है वो भी स्टैटिक रिले की चेंज हो जाएगी, तो इसकी वजह से उसका जो लाइव टेस्ट डेटा है वो लेना पॉसिबल नहीं है. सो नॉन पॉसिबिलिटी of obtaining live test data of relay. नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कॉस्ट. कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी और रिड्यूस्ड ओवरलोड कैपेसिटी. जो ओवरलोड लेने की जो कैपेसिटी है, अगर फ्रैक्शन ऑफ टाइम थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए अगर ओवरलोड हो जाता है सर्किट में, तो जो स्टैटिक रिले की जो कैपेसिटी है वो दूसरे रिले से कंपेयर में कम रहती है और जो कॉस्ट रहती है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज से ज़्यादा रहती है. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक रिलेज.